नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, बहुत कुछ मटेरियल जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर कह सकते हैं प्रत्येक परीक्षा को देखते हुए ऐसा मटेरियल इस चैनल पर डाल दिया गया है, उन्हें आप जाकर ज़रूर देखें। प्रत्येक वीडियो आपके काम की है, उन्हें आप ज़रूर देखें। सीरियल वाइज वीडियो डाली गई हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। साथ के साथ स्टूडेंट मैं ये भी बता देता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको मिल सके। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर विशेष रूप से परीक्षा जो चल रही है, परीक्षा जो आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी विशेष सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है, वो भी फ्री में। तो उसी पर आधारित जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट की सीरीज चल रही है। तो उस सीरीज का आज हम मौलिक अधिकार नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों, इस विषय वस्तु पर थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैं पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप इस वीडियो क्लास को ठीक तरीके से देख लेते हैं और सुन लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को इस टॉपिक से संबंधित बेहतर जो है महसूस करेंगे, यानी कि टॉप लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो जैसा कि मौलिक अधिकार नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए प्यारे स्टूडेंट, कि ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो हमें याद होना चाहिए इस मौलिक अधिकार में, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। यानी कि ये बात अब आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 ही आर्टिकल आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये दोनों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से संबंधित है। यहाँ तक बात एकदम आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। जरा 29 में क्या है, ध्यान से सुने। आर्टिकल 29 में क्या बात कही गई है, जरा ध्यान से सुने, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक से क्या अर्थ है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक से अर्थ है, चूंकि वह पहले ही मैं इस बात को बता चुका हूँ अल्पसंख्यकों के लिए है, तो यहाँ प्रत्येक नागरिक से मतलब है प्रत्येक अल्पसंख्यक से। ये बात आपके कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जानी चाहिए। यानी कि आर्टिकल 29 में क्या बातें हैं ये आपको स्पष्ट याद रखनी है। तो पहली बात क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं प्यारे दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। दूसरी बातें आप इसके अंतर्गत क्या याद रखेंगे, ऐसी संस्था जो राज्य के अंतर्गत आती है, ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य के अंतर्गत आती है, उसमें किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी बात आर्टिकल 29 में की गई है, इस बात को आप विशेष रूप से याद रखें। यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट, आपके आर्टिकल 29 समझ में आ जाना चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 30 की। जरा दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल 30 क्या है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग जो भी हैं, सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि जैसा वो पढ़ना चाहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में, जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या बनेगा एक बार वो भी सुन लें, कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट आर्टिकल 30। तो यहाँ तक बात आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। और एक बात और याद रखेंगे, आर्टिकल 30 में ही ये दूसरा पॉइंट भी याद रखें, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। राज्य आर्थिक सहायता के आधार पर, ध्यान से सुनना है, राज्य आर्थिक सहायता के आधार पर अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि राज्य से संबंधित क्या अर्थ है, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता आया हूँ। यहाँ राज्य का अर्थ केंद्र सरकार से है, यहाँ राज्य का अर्थ राज्य सरकार से है, यहाँ राज्य का अर्थ संसद से है, यहाँ राज्य का अर्थ राज्य के विधानमंडल से है। तो राज्य आर्थिक सहायता के आधार पर अल्पसंख्यकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात भी आर्टिकल 30 में कही गई, यानी कि ये बात भी आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या याद रखना, जरा ध्यान से सुनेंगे। अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। यानी कि आर्टिकल 30 और क्या बातें हैं आर्टिकल 30 में, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, इन प्रश्नों को आप पॉइंट वाइज याद रखें। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन कथन बेस आधारित आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं क्लियर बता देता हूँ, ये बात स्पष्ट है, सच्चाई है इसमें, प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। यानी कि पेपर जो है प्रश्न पत्र आसान नहीं आने वाला है, इसीलिए मेरी जो बात बताई गई है उसे ध्यान से सुनें। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठाएं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, चूँकि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि आर्टिकल 29 और 30 केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे। तो एक बात विशेष रूप से याद रखनी है दोस्तों कि हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इस बात को याद रखें। यानी कि इसका अर्थ ये है प्यारे दोस्तों कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा को संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया है। यानी कि हम केवल अल्पसंख्यक उनको मानते हैं जो संपूर्ण जनसंख्या वहाँ की होती है, और उस संपूर्ण जनसंख्या का अगर उसमें कुछ जनसंख्या भाग अलग है तो उसको ही हम अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। यानी कि जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ पर, और जिस धर्म में से किसी धर्म की संख्या बहुत कम है या कम संख्या में है, उसे ही हम अल्पसंख्यक मान लेते हैं। चूँकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित हैं, इस बात को आप नोट करके याद रखें कि आर्टिकल ये जो है 29-30 में जो अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक शब्द को पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी बात याद रखें। चूँकि ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है, तो हो सकता है प्रश्न में आपको प्रश्न में पूछा जा सके। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, इसे भी आप याद रखें। चलते हैं अगले तथ्य पर दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकारों में अगर हम देखें तो सबसे जो अंतिम हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि छठा जो मौलिक अधिकार है, वो है आपका आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं से याद रखें, आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा था। ये प्रश्न आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों क्यों कहा था, जरा ध्यान से सुनें। क्योंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनको कम करने का प्रयास करता है, तो उसे वो असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
यानी कि अगर हम एक शब्द में एक अगर वाक्य में देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुने। ऊपर के जो हमारे 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं वीडियो क्लास के माध्यम से, तो पांचों मौलिक अधिकारों की अगर कोई रक्षा करता है तो वो छठा मौलिक अधिकार करता है, जो कि विशेष रूप से पावर हमारी वहाँ सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। इसी कारण दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। चूँकि यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। आर्टिकल 32 के तहत क्या है दोस्तों, जो कि हमारा छठा मौलिक अधिकार है, इसके तहत क्या है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और दोस्तों याद रखना है, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। प्रश्न परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको विशेष रूप से याद रखें कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। जरा ध्यान से सुने कौन कौन सी होती हैं। एक रिट होती है पहली, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर की जो रिट होती है उसको कहा जाता है परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर कल की ही हम बात करें तो कल एक परीक्षा हुई है जिसका नाम है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए जीआईसी की परीक्षा हुई है, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परमादेश का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित है आप फ्री में ही इतनी सटीक और बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर पाएंगे, जो हो सकता है कि किसी आप दूसरे चैनल पर ना कर पाएँ। यानी कि यहाँ जो भी वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और ये बात आप जब वीडियो देखेंगे और परीक्षा में बैठेंगे तो ये बात तब आपको मालूम पड़ेगी कि वीडियो क्लास का इसका कितना महत्व है या फिर ये कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरी रिट होती है जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको क्यूओ वारंट। चौथी प्रकार की जो हमारी रिट होती है उसको कहते हैं उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोरई, ध्यान से सुनना है। और पांचवें प्रकार की जो एक रिट होती है उसको कहा जाता है प्रतिषेध, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन। दोस्तों ये 5 प्रकार की रिट होती हैं, और अगर ये आपकी 5 प्रकार की रिट क्लियर हैं तो निश्चित है अगर किसी वजह से एग्जाम में ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी रिट का प्रकार नहीं है, तब आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन रिटों को जारी करता है। जरा ध्यान देंगे इससे क्या क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुने। पहली जो रिट है हमारी वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है इसे हेबियस कॉर्पस। जरा ध्यान से सुने इसमें क्या है। इसमें न्यायालय जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको सशरीर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है, यानी कि आदेश देता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है जिसके लिए वो रिट जारी की गई है उसे सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, और वह उस मामले की जांच करता है जिस मामले में वो बंदी बनाया गया है। और दोस्तों यदि उस मामले में वह व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, न्यायालय के अनुसार वह निर्दोष साबित होता है, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। मेरे हिसाब से हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आपके समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखें परमादेश, इंग्लिश में जिसको कहते हैं मैंडेमस। दोस्तों परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सीधे परीक्षा में भी पूछा गया और प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने। परमादेश का मतलब क्या होता है कि जैसा कि इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, ये कब जारी किया जाता है, ज़रा ध्यान से सुने। ये आदेश ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है जो सरकारी पद पर बैठा हो या अर्ध सरकारी पद पर बैठा हो,
जिसने किसी कार्य को करने से मना कर दिया हो या फिर किसी कार्य में आनाकानी बरती हो, ये उस व्यक्ति को जारी किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये जो आदेश है उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को जारी किया जाता है। ये जो आदेश है उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को जारी किया जाता है, लेकिन अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है। ये बात आप क्लियर याद रखें। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो रिट आती है उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो क्यूओ वारंटो। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी पद को प्राप्त कर लिया है और वह सरकारी पद उसने किसी धांधली के रूप में या किसी धांधली के द्वारा इस प्रकार से अगर प्राप्त किया है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा, क्यूओ वारंटो। इसके द्वारा न्यायालय उससे ये मालूम करता है कि आपने जो ये पद धारण किया है ये किस आधार पर किया है, और यदि वह इस मामले में झूठा पाया जाता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। यानी कि ये बात भी आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। उसके बाद रेट आती है उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोररी। दोस्तों ध्यान देंगे, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि जो वह कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में चल रहा हो उसे अपने पास मंगा सकता है। ध्यान से सुनना है दोस्तों, कितना बढ़िया प्रश्न है। उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। यानी कि निम्नतर न्यायालय में अगर कोई भी मामला चल रहा है तो उस मामले को अपने पास मंगाने की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, वो आपकी उत्प्रेषण के अंतर्गत आती है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को अपने पास मंगाता है किसी दूसरे न्यायालय से, तो वह जो शक्ति है उसकी वह उत्प्रेषण के अंतर्गत आती है या फिर सर्टियोररी के अंतर्गत। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। इसके बाद आती है आपकी प्रतिषेध, प्रतिषेध या फिर इंग्लिश में बोलें तो प्रोहिबिशन। इसका अर्थ क्या होता है जरा ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट उस समय करता है जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन हो, यानी कि न्यायपालिका में चल रहा हो और निचले स्तर के निचले न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे रोक दिया जाता है। यानी कि इसको ध्यान से सुने, प्रतिषेध का मतलब क्या है। पहले स्टेप में आप इतना याद रखेंगे, इसका प्रयोग न्यायपालिका उस समय करती है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो, यानी कि न्यायपालिका में मामला चल रहा हो, किसी भी न्यायपालिका में मामला चल रहा हो। इसमें निचले न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रतिषेध या फिर इंग्लिश में प्रोहिबिशन। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर आपके ये सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस बात को आप याद रखें। उत्प्रेषण और प्रतिषेध को ज़्यादातर मैं कहता हूँ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से याद रखें। उत्प्रेषण जो है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है यदि निम्नतर न्यायालय ने यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई भी ऐसा कार्य किया है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई निर्णय दिया है, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उस विषय को, उस वाद को अपने पास मंगा सकता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है इसे ही हम कहते हैं उत्प्रेषण या फिर इंग्लिश में बोलें तो सर्टियोररी। मेरे हिसाब से बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निम्नतम न्यायालय में किसी वाद में जो कार्य चल रहा है या कोई मामला विचाराधीन है, विचाराधीन का अर्थ होता है दोस्तों यदि कोई मामला न्यायपालिका में चल रहा है, उस मामले को रोक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये शक्ति है इसी को प्रोहिबिशन कहते हैं, यानी कि प्रतिषेध। मेरे हिसाब से बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। ये पांचों रिट आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए।
और मैं दावे से कह सकता हूँ यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो क्लास के माध्यम से वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आमतौर पर आपको पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों एक बात आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, आर्टिकल 32 अपने आप में और भी महत्वपूर्ण है, और मैं जो अब 2 विषय आपको बताने वाला हूँ, 2 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आज से पहले आपने पढ़े हों, और यदि पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़े हुए हैं तो ज़रा ध्यान से सुनें। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, आर्टिकल 72 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार है कि वह किसी अभियुक्त के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। लेकिन कब, जरा ध्यान से सुनें। अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सज़ा मिलने के बाद 3 महीने से अधिक की देरी की जाती है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बाद में कही थी जिसका नाम है शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 का ये मामला है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखें। उसके बाद आप जानते होंगे DPSP, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। DPSP के खिलाफ आप जानते होंगे कि व्यक्तियों को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक आर्टिकल DPSP में ऐसा है, उसके खिलाफ न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है, यानी कि आर्टिकल 32 की आधिकारिकता का प्रयोग उच्चतम न्यायालय कर सकता है। यानी कि वो आर्टिकल कौन सा है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी दोस्तों, याद रखें आर्टिकल 39 घ, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो उच्चतम न्यायालय स्वयं इस बात का संज्ञान ले सकता है और आर्टिकल 32 के तहत अपनी आधिकारिकता का प्रयोग कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 39 के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकता है। इस बात से आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए प्यारे स्टूडेंट, कि DPSP के लिए भी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकता है। और ये बात किस बाद में कही गई थी, ज़रा याद रखें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट किया था, आपका उसे कहेंगे आप रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, और 1982 का ये मामला है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, ज़रा याद रखें। आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल बेहतर और कंटेंट सॉलिडली समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है आर्टिकल 33 आता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मैंने पहले ही ये बात बताई है कि अगर फंडामेंटल राइट की हम बात करें, मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 तक हैं। तो आर्टिकल 33 में क्या आता है, ज़रा ध्यान से सुने। इसके अनुसार संसद को अर्धसैनिक बलों यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेना के संबंध में कुछ मामले में प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों इससे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है, इसी आर्टिकल 33 में याद रखें कि अगर संसद सेना से संबंधित अगर कोई कानून बनाती है फंडामेंटल राइट को लेकर, तो उस मामले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो आपको याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये विषय वस्तु भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 में क्या है, ज़रा ध्यान से सुनें। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 34 ध्यान रखें, जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये मार्शल लॉ क्या होता है। देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में उसे मार्शल लॉ कहा जाता था और हमारे ज़माने में उसे सैन्य शासन कहा जाता है। आर्टिकल 34 कब लागू होता है, ध्यान रखेंगे, यह अनुच्छेद मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है, ध्यान से सुनना है, जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो या सैन्य शासन लागू हो। और दोस्तों यह संसद को इस बात की शक्ति देता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे,
कि जो सरकारी कर्मचारी है, मार्शल लॉ के क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी है, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार, यानी कि उसको अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार देती है। दोस्तों, आपसे इतना ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है कि आर्टिकल 34 यानी कि मार्शल लॉ पर प्रतिबंध, मार्शल लॉ आर्टिकल 34 किससे संबंधित है, ऐसा भी याद रखना है। तो आर्टिकल 34 याद रखना है मार्शल लॉ से संबंधित है, यानी कि सैन्य कानून से संबंधित है, सैन्य शासन से संबंधित है, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों बात आर्टिकल 35। और प्यारे मित्रों, आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट का अंतिम आर्टिकल है। विशेष रूप से याद रखें आर्टिकल 35 में क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 35 के तहत कुछ मामलों में, ध्यान से सुनना, कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। यानी कि आर्टिकल 35 पहले स्टेप में तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल 35 के तहत संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अब दूसरे स्टेप में आपको ये क्लियर होना चाहिए वो मामले कौन से हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 33 के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो उस आर्टिकल 33 के संबंध में जो भी कानून संसद बनाएगी वो आर्टिकल 35 से बनाएगी। आर्टिकल 34 के संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो वो संसद बनाएगी, लेकिन आर्टिकल 35 से बनाएगी। आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत या फिर इंग्लिश में अनटचबिलिटी के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो संसद बनाएगी, और किससे बनाएगी, आर्टिकल 35 से बनाएगी। उसके बाद आर्टिकल 23 यानी कि मानव दुर्व्यापार से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो संसद बनाएगी, और किस आर्टिकल से बनाएगी, आर्टिकल 35 से बनाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, प्यारे स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले दो तीन वीडियो क्लास फंडामेंटल राइट की इस चैनल पर डाल दी गई हैं। यदि आप उन्हें देख लेते हैं और इस वीडियो क्लास को देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, मैं इस बात को कहने में मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है दोस्तों, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त वीडियो क्लास है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप इन सारी वीडियो क्लास को फंडामेंटल राइट की को देख लेते हैं तो ये निश्चित है दोस्तों, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, बस इतना कहूँगा। धन्यवाद।